सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने फिर एक चैप्टर को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चखने से पचने तक। चखना शब्द का तात्पर्य है आप किसी भी पदार्थ को जब आप मुंह में डालते हैं, जब मुंह में आप किसी पदार्थ को डालेंगे तो जीभ की सहायता से आपको इसके स्वाद का पता चलता है। और चखने से लेकर और फिर उसके बाद में वो जो भी आपने खाद्य सामग्री मुंह में डाली है, फिर वो धीरे धीरे जो शरीर का पाचन तंत्र है उसके माध्यम से होती हुई पेट में पहुंचती है और पेट में उस पदार्थ का पाचन होता है। तो चखने से पचने तक इस नाम का पाठ है, बहुत ही मज़ेदार पाठ है। ध्यान से आप इस पाठ का आनंद लीजिए और साथ में सीखिए। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई। इस पाठ के ये पात्र हैं। इसमें एक लड़की का नाम है। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले। कड़वे का अर्थ होता है जो स्वाद में, आप जानते हैं, आप स्वाद से परिचित हैं, मीठा, खट्टा और कड़वा। कड़वा यानी जिसमें खारापन होता है, जो न तो आप मीठा कह सकते हैं न उसको आप खट्टा कह सकते हैं। और करेले आप एक हरे रंग की सब्जी होती है और जिसको कि जो फ़ायदेमंद बहुत होती है लेकिन स्वाद उसका बहुत ही कड़वा होता है। तो झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। यह झुम्पा की बहन है। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? ज़रूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। और निश्चित रूप से आप में से भी ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अब इमली का नाम सुना है तो उनके मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम आंख बंद करके उसे पहचानना। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली कि पीस कर आप इस गुड़ को इसको खिलाओ। अब आप चित्र में देखिए कि किस प्रकार से ये आँख पे पट्टी बंधी हुई है और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं वो उसके मुंह में उसको चखाकर उसके स्वाद का पता लगाया जा रहा है। माँ ने कहा कि गुड़ की डली मत खिलाओ, इसको पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि जो मछली थी उसकी एक विशेष गंध होती है, तो उस गंध के कारण से उसने पहचान लिया। तो कई चीज़ों को हम स्वाद से पहचानते हैं, गंध से भी हम चीज़ों को पहचान लेते हैं। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ। वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। अब खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। अब तुम्हारे मुंह में भी कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। कई ऐसे होते हैं जो रसगुल्ले का नाम लेते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। एक आपकी पसंद की कोई शानदार चॉकलेट जिसका नाम आप जैसे ही लोगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा।
तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? एक ही तरह का स्वाद पसंद नहीं होता है। एक ही तरह का खाद्य पदार्थ खाने से बार बार उससे बोरियत होने लग जाती है, इसलिए अलग अलग स्वाद के खाद्य पदार्थ हमें पसंद आते हैं। झुल्लन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? हाँ जी, कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है। अब अगला एक बात इसमें बिंदु है, अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चखे उसे पहचान पाओगे? कैसे? सौंफ के दाने जीभ पर रखने पर बिना चखे उसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन सौंफ की सुगंध से उसको पहचान लेंगे। अब आगे देखते हैं। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? तो झुम्पा ने मछली की पहचान कर ली थी सूंघ कर। अब ऐसे बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना चखे केवल सूंघ कर ही पहचान सकते हैं, जैसे इलायची। इलायची आपके नाक के पास में यदि लेकर जाएंगे तो आप उसको बिना चखे सूंघ कर बता दोगे इलायची है। ऐसे ही अजवाइन, अजवाइन की बहुत तेज़ गंध आती है, तो ऐसे इलायची है, अजवाइन है। ऐसी सामग्री को हम बिना चखे ही सूंघ कर पहचान सकते हैं। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वैसा क्यों कहते होंगे? जब छोटे होते हैं तो कई बार ऐसी बात आती है आपके साथ में कि दवाई बहुत कड़वी होती है, और साथ में ही कई बार दवाई मीठी होती है लेकिन उसकी जो सुगंध होती है वो अपने को अच्छी नहीं लगती। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि नाक बंद करके वो दवाई पिला दी जाती है ताकि उसकी सुगंध के कारण से आप उसकी दवाई को लेने से मना नहीं कर पाओ। आंख बंद करके स्वाद को पहचानना। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी, जीभ के कौन से हिस्से में ज़्यादा स्वाद का पता चल रहा था, आगे पीछे बाईं या दाईं तरफ। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जीभ के जो आगे का हिस्सा है वहाँ पर मीठा और नमकीन, इसका हमें पता लगता है। और इसके जो जीभ के आगे का हिस्सा है, पीछे की तरफ का हिस्सा, वहाँ पर कड़वे का स्वाद पता लगता है, और जो जीभ के दोनों किनारे वहाँ पर खट्टे का स्वाद पता लगता है। और जीभ का जो मध्य का भाग होता है वहाँ पर स्वाद कलिकाएँ बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर स्वाद का अनुभव कम होता है। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे, तो क्या स्वाद का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वाद की कलिकाएँ हैं वहीं पर जीभ अपने स्वाद को पता लगा सकती है। अब जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वे सूखा हो जाए। अब वहाँ पर चीनी, कुछ दाने या शक्कर रखो, क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों क्यों हुआ होगा? यदि हमने जीभ को किसी कपड़े से साफ करके सूखी कर ली, हम वहाँ पे कोई चीनी या कुछ अन्य सामग्री, शक्कर कुछ रखेंगे तो हमें स्वाद का पता नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जीभ जब गीली होती है तो वो लार के कारण से वो गीली होती है, और जब वहाँ पे लार उपस्थित नहीं होती तो जीभ की जो स्वाद कलिकाएँ हैं वो उस पदार्थ का ठीक प्रकार से स्वाद का पता नहीं लगा सकती। अब आप आगे देखिए, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसे दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखाई देते हैं? तो आप जब शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ को देखोगे तो जीभ के ऊपर छोटे 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 दाने दिखाई देते हैं। अब आगे देखिए, अगर कोई हमसे पूछे ये कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढें और खुद से सोचकर बताओ। टमाटर यदि आप खाओगे तो टमाटर का स्वाद आप खट्टा बताओगे। प्याज खाओगे तो उसका स्वाद बताओगे आप कसेला या तीखा। सौंफ खाओगे तो इस प्रकार का स्वाद होता है कि आपको एक सनसनी सी होती है। लौंग का स्वाद भी कसेला होता है और साथ में आपके
एक सनसनी महसूस होती है। कुछ चीज़ें चखने के लिए झुम्पा बोली सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। बिल्कुल ठीक। आप में से कई भैया बहनों ने, कई छात्रों ने बिल्कुल ठीक सोचा। झुम्पा सी बोल रही है। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। जब आप कोई तीखी हरी मिर्च खा लेते हैं, लाल मिर्च खा लेते हैं जो तीखी होती है, तो आप भी सी करते हो। कुछ भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकाल सकते हैं। अपने साथियों को कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए तुमने क्या खाया होगा। कोई चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लगी है, मीठा लगा है, तो आप उसका जो आनंद प्रकट करते हैं तो सामने वाले को पता लग सकता है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ खाई है। अब आगे एक शब्द आता है चबाकर या चबा कर खाओ। अब दोनों में क्या अंतर है? चबाकर खाने का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए रोटी आपने मुंह में रखी और उसको आपने 2-3 बार मुंह में इधर से उधर दाएं बाएं उसको किया ग्रास को और आपने उसको खा लिया। ये तो हुआ चबाकर खाना। और चबा कर खाने का मतलब हुआ आपने कई देर तक उसको मुंह में चबाया है। कम से कम 10 बार 20 बार आपने उसको चबाया है, तो उसको कहेंगे चबा कर खाना। अब कक्षा में गतिविधि की जा सकती है। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। आप ये जब आपकी जब कक्षा में जब आप आधी छुट्टी आपकी होती है, उस समय आप जब भोजन करते हो तो उस समय ये प्रयोग कर सकते हो। आप एक रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निकल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? हल्का सा स्वाद में बदलाव आएगा। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 20-25 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने में स्वाद में बदलाव आया? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जब आप देर तक चबाओगे तो स्वाद में बहुत बदलाव आता है और जो खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ मिठास बढ़ जाता है। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? ऐसा घर के बड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि खाना जब अच्छे तरीके से चबाएंगे तो फिर वो उसमें बहुत से जो अन्य जो लार होती है वो खूब अच्छे तरीके से उसमें मिश्रित हो जाती है और ऐसे लार मिश्रित भोजन वो अच्छे तरीके से पचता है और अंदर पेट में जब भोजन चला जाता है तो वहाँ पर भी अच्छे तरीके से चबाए हुए भोजन पर पेट को थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है और भोजन वो जल्दी पचता है। जब तुम कोई सख्त चीज़, कठोर चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसके मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? जब आप मुंह में अमरूद डालोगे तो जैसे ही आपने उसको डाला है वो एक कठोर टुकड़े की तरह होता है, उसमें बीज भी होते हैं। अब आपने उसको मुंह में लिया और फिर धीरे धीरे आपने उसको चबाया। चबाते समय वो छोटे छोटे कणों में, बारीक कणों में बदलता रहता है। जो बीज है वो बीज भी आप छोटे उसको बना लोगे और उसके बाद में उसका धीरे धीरे स्वाद भी बदल जाता है और एक पेस्ट की तरह बन जाता है और फिर वो आसानी से पच जाता है। अब सोचो हमारे मुंह में लार का क्या काम होता होगा। तो लार भोजन को मीठा बना देती है, मुलायम बना देती है और पाचन में हमारी मदद करती है। अब आप देखिए एक मेंढक का चित्र दिखाया हुआ है और मेंढक के सामने जैसे ही कोई एक कीट आया तो उसके जीभ से लार टपकने लग गई और वो अपनी जीभ को फेंक कर उस कीट को पकड़ लेता है। मेंढक की जीभ पे कुछ विशेष चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, कीट उससे चिपक जाता है। उसी प्रकार से आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम जैसे ही दिखाई दे रही है तो उसके स्वाद को जानकर, उस आनंद को जान के मुंह में लार टपक रही है। आगे देखते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? शरीर में खाना पहले मुंह में जाता है और उसके बाद में आहार नाल, एक लंबी नली होती है, उस लंबी नली में से होते हुए पेट में जाता है। पेट में उस खाने का पाचन होता है और पाचन होने के बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है वो
मल द्वार के द्वारा, शौच के द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेट में चूहे कूदना ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत ज़ोर से भूख लगना। अब तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लग गई है? कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमें थकान होने लग गई है, तो हमें पता लग जाता है कि हमें भूख लग गई है। सोचो अगर 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा? हमें बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, हम उठ नहीं पाएंगे, हमारा सर दर्द भी हो सकता है। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह पानी कहाँ चला जाता है? हम 2 दिन तक पानी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी और ऐसा करना खतरनाक भी होता है। इसलिए पानी पर्याप्त रूप से पीना चाहिए। दिन में छोटे बच्चों को दिन में कम से कम 4-5 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब पानी पीने के बाद में हमारे शरीर में पाचन और उत्सर्जन में वो शरीर का ज़्यादातर पानी काम में आ जाता है और ये जो पानी है ये उत्सर्जन के माध्यम से और मूत्र और पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आगे देखते हैं। एक शब्द आया इसमें, ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्या होता है? तो डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। तो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए जो एक लिक्विड होता है उसको एक तीखी सुई के माध्यम से रक्त में उसको मिला दिया जाता है। तो रक्त में मिलकर वह ग्लूकोज शरीर में शक्ति और ऊर्जा को प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं। तुम्हें याद होगा तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने उसे वही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर वह घोल क्यों देते होंगे? जब उल्टी और दस्त होते हैं तो हमारे शरीर में से पानी, नमक और चीनी इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है। ये उल्टी और दस्त के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसलिए उस मात्रा को ठीक करने के लिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ देखा? ग्लूकोज शब्द निश्चित रूप से सुना है। आपने टीवी में बहुत बार विज्ञापन में सुना होगा। ग्लूकोज जो सफ़ेद रंग का ग्लूकोज है वो लेकर आते हैं, उस डिब्बे के ऊपर ग्लूकोज शब्द आपने लिखा हुआ देखा होगा। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। जब ग्लूकोज को चखते हैं तो उसका स्वाद मीठा होता है और साथ में जीभ को एक ठंडक भी महसूस होती है। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसे अपने साथियों के बारे में बताओ। तो कई बार ऐसा होता है घर में जब कोई बीमार हो जाता है तो ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है। कोई वृद्ध लोग ज़्यादा बीमार हो गए, उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। नीतू को टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? शरीर को ऊर्जा मिले इसलिए खेल के दौरान ग्लूकोज पीते हैं। क्योंकि ग्लूकोज में जो नमक और चीनी है वो शरीर को ऊर्जा देती है। अब आगे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपके सामने आ रही है, कहानी खिड़की वाले पेट की। अब ये कविता है और
ये कविता आप इसको अच्छी तरह से आप इसको पढ़ना, और हम इस कविता के माध्यम से क्या कहा गया है उसको आगे देखते हैं। एक फौजी के बारे में कविता है। सन 1822 में वह फौजी 18 साल का था, बहुत ही तंदुरुस्त था, यानी शरीर में स्वस्थ था वो। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। उस फौजी का नाम मार्टिन था। तो डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा, उसके पेट में छेद हो गया था। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर पेट जो छेद था उसको तो ढक लिया, ठीक इस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह बन गई। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। 9 साल तक डॉक्टर बोमोंट ने उस मार्टिन के पेट के साथ कुछ प्रयोग किए। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हो गई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाला जाए तो खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो वह क्या पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया और फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 टुकड़े बारीक करके सुबह 8 बजे डाल दिए। इस गिलास को उतना ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होता है। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी, उन्होंने उसकी एक तालिका बना ली। अब उस तालिका में हम देखेंगे किस खाद्य पदार्थ को पचने में कितनी देर लगती है। अब आप देखिए, ये मार्टिन लेटा हुआ है और ये जो डॉक्टर बोमोंट है वो इसके पेट का निरीक्षण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक सत्य घटना है और डॉक्टर बोमोंट ने ऐसे बहुत से प्रयोग किए। अब देखिए आगे एक तालिका के रूप में उन्होंने क्या जानकारी सामने आई। अब उन्होंने कच्चा दूध लिया और पेट में उसको पचने में समय लगा 2 घंटे 15 मिनट, और जो पेट में जो पाचक रस होता है उसको एक गिलास में रखा था उसके साथ प्रयोग किए तो 4 घंटे 45 मिनट लगे। उबला हुआ दूध 2 घंटे में पेट में पच गया और गिलास के पाचक रस में उसको 4 घंटे 15 मिनट लगे। पूरी तरह उबला हुआ अंडा पेट में 3 घंटे 30 मिनट में पच गया और गिलास के पाचक रस में 8 घंटे लगे। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में पेट में पाचन हो गया, लेकिन गिलास के पाचक रस में उसको 6.5 घंटे लगे। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे पेट में पच गया और गिलास के पाचक रस में उसको 4 घंटे 15 मिनट का समय लगा। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पच गया और गिलास के पाचक रस में उसको 4 घंटे लगे। अब आप देखिए इस पेट का फ़ायदा है या नहीं है। जो पेट का पाचक रस है वो उस खाद्य सामग्री को पेट के अंदर जल्दी पचा देता है और वही पाचक रस गिलास में उन सामग्रियों को देरी से पचाता है। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। इसलिए दुखी और परेशान नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, उससे खाना जल्दी पचता है।
यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का जो पाचक रस एक एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हुआ नहीं हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले वे प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। वे प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहिए, आपको मार्टिन के पेट की कहानी कैसे लगी? बहुत ही शानदार और बहुत ही जानकारी से भरी हुई। अगर डॉक्टर बोमोंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? प्रयोग के नतीजे भी बताओ। जिस प्रकार से डॉक्टर बोमोंट ने प्रयोग किए थे उसी प्रकार से आप भी प्रयोग करते। सही खाना और सही सेहत। सही खाने का यहाँ पे तात्पर्य है ऐसा खाना जिसमें जो भोजन के जितने भी तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, वो सब खनिज लवण वो सब हमें पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत के अनुसार मिले, उसको कहेंगे सही खाना। और सही सेहत ऐसा स्वास्थ्य है जो जल्दी बीमार नहीं हो, जिसमें पूरी ताकत हो, उसको सही सेहत कहेंगे। तो डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए दो बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है। अब ये तो है रश्मि और ये है कैलाश। अब क्या बातचीत हुई? अब देखिए, रश्मि आपको दिख रही है दुबली पतली और कैलाश दिख रहा है मोटा, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है। तो डॉक्टर ने क्या बताया हम देखते हैं। रश्मि, इसकी उम्र 5 साल है, लेकिन देखने में क्या लगती है? 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले हैं, पेट फूला हुआ लग रहा है, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना क्या मिलता है? पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधी रोटी मिलती है, मिल गई तो ठीक है। अब कैलाश, उम्र 7 साल, दिखता क्या है? उम्र से बड़ा दिखता है, बदन मोटा थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता, बस से स्कूल जाता है, दिन में कई घंटे टीवी देखता है। खाने में क्या मिलता है? घर का बना खाना मिलता है, उसको पसंद नहीं होता। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाज़ार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स, बस यही उसको भाता है, यही उसको पसंद है। अब डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। इसका मतलब क्या हुआ? रश्मि को खाना अच्छा नहीं मिलता, उसको पौष्टिक खाने की ज़रूरत है। पौष्टिक खाना उसको मिलेगा तो उसको शारीरिक विकास उसका ठीक होगा। कैलाश के साथ क्या हो रहा है? कैलाश को भी पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, वो भी भोजन जो बाहर का और का इस प्रकार का भोजन कर रहा है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो दोनों की एक ही समस्या थी, सही खाना, संतुलित खाना। तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? हो सकता है वो बहुत गरीब होंगे, उनके पास खाने के लिए पूरा भोजन नहीं होगा। क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? दिलचस्पी उसको हो सकती है, लेकिन उसका भोजन इस प्रकार का है कि उसके शरीर में ताकत नहीं है, वो खेलने खेलने की उसकी इच्छा नहीं होती। सही खाने से तुम क्या समझते हो? सही खाने से हम ये समझते हैं, या आप ये समझोगे कि सही खाना जिसमें शरीर के भोजन के जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो सारे के सारे ठीक प्रकार से, यानी वो खाना में वसा भी, चिकनाई भी होनी चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, उसमें विटामिन प्रोटीन खनिज लवण सब उसमें होने चाहिए। तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? ठीक इसलिए नहीं है कि रश्मि को तो खाना पौष्टिक नहीं मिल रहा है, पूरा खाना ही नहीं मिल रहा है, और कैलाश पौष्टिक खाने की बजाय तली फली चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाकर वो अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है। अब आप पता करिए, अपने दादा दादी से बात कीजिए और पूछिए कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या और कितना खाते थे। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या उनके जैसा है या उनसे अलग है? निश्चित रूप से उनसे अलग है। जो आपके दादा दादी है वो ज़्यादा काम करते थे, शारीरिक
मेहनत ज़्यादा करते थे। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ कैलाश है जो घर का खाना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ रश्मि है जिसको भरपेट खाना नहीं मिलता। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं जिनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता, पूरा खाना नहीं मिलता, और ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर होते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब आप देखिए, उड़ीसा में एक ज़िला है कालाहांडी, उसके बारे में एक जानकारी दी गई है। अब देखिए, ये एक माँ और उसका बेटा उसको गोद में ले रखा है। अब 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। ये जो जिस महिला का चित्र दिखाई दिया गया है उसका नाम गोमती है। यह किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही मर चुका था। एक तरफ तो काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ काला हांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो वह धान गोदामों में पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है। फिर भी ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ सरकार ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं करती। सब लोगों को अच्छी प्रकार से काम करने का मौका नहीं मिलता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो जितनी मजदूरी उनको मिलनी चाहती वो मजदूरी उनको पूरी नहीं देते, उनके साथ बेईमानी होती है। इसके कारण से ऐसी स्थिति हो जाती है। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो हो सकता है आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसको पूरा खाना नहीं मिलता होगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह बच्चा अनाथ हो, उसके माता पिता नहीं हो। ये भी हो सकता है कि उसके माता पिता तो हों लेकिन वो कोई काम नहीं करते हों। कई ऐसे भी पिता होते हैं जो शराब बहुत पीते हैं और वो अपना जो सारा रुपया पैसा वो शराब में ही लगा देते हैं। इसके कारण से भी उनके बच्चों को ठीक प्रकार से खाना नहीं मिलता। क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? और कहाँ? हाँ, अनाज की मंडियों में सरकार के बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ऊपर से बड़ी बड़ी झोंपड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। उसमें बहुत सारा अनाज रखा होता है। आगे देखिए, जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगने लग जाता है? जुकाम में क्या होता है? जुकाम में नाक बंद हो जाता है, और जब नाक बंद हो जाता है तो फिर हम किसी खाने की सुगंध को हम पहचान नहीं पाते और इसकी वजह से हमें उसका अच्छे प्रकार से स्वाद नहीं आता। अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? ये बिल्कुल ठीक है। पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो हम जितना उसको चबाएंगे, बार बार चबाएंगे, तो हमारी लार उसमें मिलेगी और भोजन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, और फिर वो आसानी से भोजन की नली से होते हुए पेट में जाता है, और वहाँ पेट में उसको पचाने के लिए पेट को कम मेहनत करनी पड़ती है और भोजन जल्दी पच जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुंह ही भोजन को पचाना शुरू कर देता है। सही खाना न मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? सही खाना न मिले तो बच्चे आवश्यकता से अधिक मोटे हो सकते हैं, आलस्य से ग्रसित हो सकते हैं, वज़न ज़्यादा उनका हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बच्चे बहुत कमज़ोर रहें, उनमें ताकत बहुत कम हो। तो सही खाना मिलने से ही सही ठीक प्रकार से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आपने आज ये बहुत ही मज़ेदार पाठ आपने पढ़ा, जिसमें स्वाद का भी ज्ञान था, भोजन का भी था, कि किस किस प्रकार से हम भोजन को प्रारंभ करते हैं जीभ से, चखने से, और वो फिर वो पेट में जाकर भोजन का पूरा पाचन होता है। तो अवश्य ही आपको ये पाठ पसंद आया होगा, चखने से लेकर पचने तक, और आपने इस पाठ से बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने प्राप्त की होगी, और आपने सीखा भी होगा कि कहाँ कहाँ से स्वाद का पता लगता है
और मुख्य उद्देश्य है कि आप भोजन को अच्छे तरीके से चबाएं, सही खाना खाएं, मेहनत करें, व्यायाम करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। पाठ आपने अच्छी प्रकार से पढ़ाई है, फिर भी कोई समस्या हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को लिख सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा।